अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और फैसल चौधरी साहब के साथ मैं हूँ समीना बादशाह। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूँ। एक दफ़ा फिर से होश रुपा इजाफा कर दिया गया है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में, और अब आपको जो पेट्रोल है वो 332 रुपये फ़ी लीटर मिल रहा है, और इसके साथ साथ डीजल की कीमत में भी इजाफा हो चुका है। 26 रुपये यकमुश्त इजाफा किया गया है, जिससे महंगाई के मारे अवाम की मज़ीद चीखें निकल गई हैं। और इस सूरत हाल में ऐसा भी लग रहा है कि कोई मौसर आवाज़ भी नहीं है जो कि अवाम की तर्जुमानी कर सके। अभी तक हम देख रहे हैं जो मेन स्ट्रीम सियासी जमातें हैं वो उस तरह से अवाम को लीड नहीं करी, लेकिन जमात इस्लामी की तरफ से एहतजाज का एक ऐलान ज़रूर किया गया है। ये एहतजाज कितना मौसर होगा इस पर भी बात होगी। साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि जूं इलेक्शन का वक्त करीब आ रहा है तो हम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी और PMLN में लफ्जी गोलाबारी काफ़ी शिद्दत इख्तियार कर गई है। तो ये क्या कोई हकीकी लड़ाई है या फिर ये नूरा कुश्ती है, और इनकी लड़ाई से क्या नतीजा अख्ज़ किया जाए कि क्या वाकई इलेक्शन करीब हैं। आज एक और अहम पेशरफ्त ये भी हुई है कि साबिक़ अपोजिशन लीडर राजा रियाज साहब बाकायदा मुस्लिम लीग नून में शामिल हो चुके हैं, और पहले ही से उन पर ये इल्ज़ाम था कि बेसिकली तो वो उन्हीं के साथ हुकूमत के साथ ही हैं और अपोजिशन लीडर का तो सिर्फ ऐसे ही किरदार निभा रहे हैं। लेकिन अब हकीकतन उन्होंने PMLN को ज्वाइन करके ऐसा लग रहा है कि इस तासुर को मज़ीद तक़वियत दे दी है कि ये ठीक बात थी। बहरहाल उनकी इसामत से उनको ज़्यादा फ़ायदा है या नुकसान है इस माहौल में कि जबकि इस वक्त हम देख सकते हैं कि जो साबिक़ हुक्मरान जमातें हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रही हैं अवाम में जाने के लिए। उनको मसाइल का सामना है, जो होश रुबा महंगाई इस वक्त सामने है। तो ये और इस समेत मुख्तलिफ अहम मामलात हैं जिन पर बात होगी। कुछ अदालत से जुड़े मामलात भी हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे। नए चीफ जस्टिस साहब अब आगे लेके चलेंगे तो उनके सामने क्या चैलेंजेस हैं और किस तरह के चीफ जस्टिस वो साबित होंगे, इसके हवाले से भी गुफ्तगू होगी। आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। पहले चलूँगी मैं इमरान साहब की तरफ। इमरान साहब गए, ये 15 दिन बाद हमें एक झटका मिल जाता है, और ऐसा ही झटका कल भी मिल गया। 26 रुपये फ़ी लीटर यकमुश्त इजाफा हो गया है। इसकी वजह यह है कि आलमी मंडी में तेल की जो कीमतें वो बढ़ी हैं, और IMF प्रोग्राम की वजह से हम कोई सब्सिडी भी नहीं दे सकते आवाम को, तो लिहाजा ये सारा का सारा इजाफा ट्रांसफ़र किया गया आवाम को। तो आपके नज़दीक इसके ऊपर अब लोग यूज़ टू हो गए हैं कि जी ये तो होता ही है, लिहाजा कोई हमने आज देखा नहीं ख़ास। अब इतनी ज़्यादा कीमत के बावजूद भी लोग डलवा रहे हैं पेट्रोल, ठीक है, चल रहा है मामूलाते ज़िंदगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, देखिए सीधी सी बात है, मामला ये है कि पेट्रोल बम जो गिराया गया आवाम पे, तो लोगों की मजबूरी तो है। अब वो पेट्रोल के बगैर पहिया तो नहीं चल सकता। जिसने दफ्तर जाना है, जिसने स्कूल जाना है, जिसने कहीं जाना है, उस बेचारे ने मोटरसाइकिल में, स्कूटर में, गाड़ी में, बस में, किसी न किसी तरह तो पेट्रोल डलेगा तो चलेगा ना। अब वो गाड़ी का एक तजर्बा तो हुआ था पाकिस्तान में, लेकिन नाकाम था, जो पानी से चल जाती। चलना तो ये पहिया पेट्रोल सही है, लेकिन प्रॉब्लम ये है वो ये है कि देखिए जो पेट्रोल की इतनी कीमतें बढ़ गई हैं, 336 रुपये 32 रुपये फ़ी लीटर हो गई है पेट्रोल, तो ये है तो ज़्यादती नहीं, ये जुल्म है। और आपने ख़ुद जैसे इंट्रो में कहा कि ये IMF के साथ जो इन्होंने मुआहदे कर रखे हैं वो, और फिर उसकी वजह से आप सब्सिडी दे नहीं सकते, लेवी टैक्स आपने बढ़ाना ही बढ़ाना है, और उसके अलावा फिर आपने अब जो आपकी ये कंपनीज़ हैं उनकी भी आपने कमीशन में इजाफा कर दिया। तो ये सारी चीज़ें हैं, बोझ पड़ता है आवाम पे। आवाम बेचारे अब ये ना समझे कि बिल्कुल अब मामला ये है कि लोगों ने बाकायदा आपस में मिल के एक दूसरे के साथ तो पूल करना शुरू कर दिया। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि मेरी एक हाई कोर्ट के बड़े मशहूर वकील हैं, उनसे मुलाकात हुई तो मैंने उनसे ऐसी बात कर रहा था पेट्रोल पे, तो उन्होंने कहा जी हम बैरिया टाउन में रहते हैं और 4 वकील ये करते हैं कि एक बंदा गाड़ी अपनी लाता है, हम चारों उसमें बैठते हैं, और मेट्रो ऑरेंज ट्रेन का जो अली रज़ाबाद में पहला स्टेशन है वहाँ पे गाड़ी खड़ी कर देते हैं पार्किंग में, यहाँ से चारों हम बैठ के हाई कोर्ट उतर जाते हैं, दूसरे दिन दूसरा, और फिर वापसी पे हाई कोर्ट से आते हैं और गाड़ी में बैठ के बैरिया चले जाते हैं। इसी तरह दूसरे दिन हम चारों में से दूसरा गाड़ी ले आते हैं। लोगों ने ये एडजस्टमेंट कर लिया है, उधर से किसी को कोई उम्मीद नहीं है कि यहाँ से कोई खैर पड़ेगी हुकूमत की तरफ से। उम्मीद नहीं है, बल्कि ये लोगों को तो ये खदशा ज़रूर है उम्मीद की जगह कि अभी और कीमतें बढ़ेंगी, क्योंकि सीधी सी बात है, लोगों को इस बात का अंदाज़ा है कि ये जो निगरान हुकूमत है इसको देखिए, इन्होंने इलेक्शन तो लड़ना नहीं, इनकी इस मुद्दत में जितनी मर्जी कीमतें बढ़ती जाएं और जो हुक्मरान
रहे हैं हमारे माजी में, वो मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो या पीटीआई हो, तीनों अंदर से खुश होंगी कि चलो जो भी बढ़ना है इनके उसमें हो जाए, ताकि जब अगले इलेक्शन के बाद हमारी हुकूमत आए तो हमारे लिए बिल्कुल मुंतखब लोगों को वापस जाना होता है अवाम में, और इसलिए वो फैसले करते हुए इस चीज़ को कंसिडर भी करते हैं। जॉर्ज साहब, मैं आपका भी इस पे कमेंट लेती हूँ, लेकिन मीनवाइल हमें ज्वाइन कर चुके हैं तलाल चौधरी साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग के। उनसे काफ़ी अहम सवालात हैं जो हम करेंगे। मियाँ नवाज शरीफ की वापसी भी हो रही है, उसके साथ साथ राजा रियाज साहब भी आज शामिल हुए हैं, तो मुख्तलिफ उमूर पर बात होगी। शुक्रिया आपका चौधरी साहब, आपने वक्त दिया हमें। सर, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा, मियाँ साहब की अब 21 अक्टूबर को वापसी पक्की है? जी बिल्कुल, उसमें कोई अबहम नहीं है, और इंशाल्लाह ताला वो 21 अक्टूबर को पाकिस्तान में है। और क्या प्लान है? मीनारे पाकिस्तान की खबरें आ रही हैं कि जलसा वहां पर किया जाएगा उनकी वापसी पर, तो ऐसा ही है, ये हतमी है प्लान? देखिए, ये सारी ऑप्शंस हैं, और एक बड़ा कोई ऐसी खुली जगह जिसपे जो मुतवक्के लोग हैं, जो कि एक मुस्लिम लीग नून पार्टी के जो जुम्मेदारान की मीटिंग में उतर लोग पूरे आने चाहिए, और इसलिए ये एक तजवीज़ अभी जरूर है, लेकिन अभी फाइनल कोई चीज़ नहीं है। फाइनल होगी तो फिर उसे अनाउंस किया जाएगा। लेकिन तलाल चौधरी साहब, ये फरमाइएगा कि मियाँ साहब जो हैं वो अगर कन्विक्टेड हैं तो क्या उन्हें पहले मीनारे पाकिस्तान की जगह जेल नहीं जाना पड़ेगा? क्या कानून जो है उनको ये रास्ता दे देगा कि वो जेल जाने की बजाय सीधे पहले जलसागाह में जाएं? देखिए, गुजारिश ये है कि ये लीगल टीम ने सारे जितने भी ये ऑप्शंस या जितनी भी ये चीजें हैं उसको अच्छी तरह देखा है, और उसके बाद ही इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि वो एक प्रोटेक्टेड बेल उनको मिल सकती है, और कानून में बहुत सारे लोगों को मिलती रही है, और यकीनन उसके बाद वो चंद दिन की होती है या हफ्ते 2 हफ्ते की, और उसके बाद वो कोर्ट ही जाएंगे। बहरहाल इसमें ऐसा, इसीलिए ये जो उनका इस्तकबाल है वो तो हर सूरत में होगा, और वो जैसे पाकिस्तान लैंड करेंगे, पाकिस्तान आएंगे, इस्तकबाल होगा, और मुतवक्का यही है कि प्रोटेक्टेड बेल मिलेगी जिससे वो कुछ अर्से के बाद दोबारा कोर्ट पेश। तो चौधरी साहब, क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी इस्तकबाल के हवाले से? जो महंगाई है, जो 16 माह की कारकर्दगी थी इत्तेहादी हुकूमत की, उसके बाद आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लोग आएंगे और बड़ा फूलों का हार पहनाएंगे आके, बड़ा जबरदस्त फकीदुल मिसाल इस्तकबाल होगा? देखिए, 2017 में भी हमने लोगों के सामने ये बात रखी थी, और एक तजर्बा जिन लोगों ने वोट दे के किया या जिन लोगों ने पाकिस्तान पे लाडले को उस पे मुसल्लत करके किया, वो फिर आपके सामने है। अगर पाकिस्तान में कोई हालात में परफॉर्म कर सकता है या जिसने परफॉर्म किया है, और लोड शेडिंग हो, वो दहशतगर्दी हो, वो इकॉनमी हो, वो गरीब की रोटी हो, वो नवाज शरीफ ने परफॉर्म करके पहले दिखाया, और मियाँ साहब सारा सोच समझ के एक प्लान करके, अगर ये ना कर सकते तो वो ऐसा कोई वादा नहीं करेंगे जो वो ना कर सके। सो इंशाल्लाह ताला हम समझते हैं कि नून लीग के पास बेहतरीन लीडरशिप मौजूद है, और अगर लोग वोट देंगे तो बिल्कुल। साहब, फैसल चौधरी अर्ज कर रहा हूँ, मैं ये सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से राजा रियाज साहब ने नून लीग को ज्वाइन किया है, तो जो 20 डिजर्टर थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जो कि अदम एतबार में उनके साथ नहीं थे, तो उनकी एडजस्टमेंट, सीट एडजस्टमेंट क्या हतमी हो गई है या अभी सीट टू सीट एडजस्टमेंट होना बाकी है? देखिए, ये तो यकीनन पार्लिमानी बोर्ड बनेगा, और इलाकाई उस वक्त पोजीशन देख के, और इस साथ साथ अभी हल्का बंदी भी हो रही है, और बहुत सारी हल्का बंदी में भी आप खुद जानते हैं कि हल्का बंदी में भी कई बार सिनेरियो बदल जाता है। तो मेरा ख्याल है हल्का बंदी के बाद जब हमारा पार्लिमानी बोर्ड बनेगा, उसके बाद ये फैसले होंगे। जो भी शामिल होगा नून लीग में वो गैर मशरूत होगा। अच्छा तलाल चौधरी साहब, ये फरमाइएगा कि क्योंकि आपका यानी टिकट जो है वो अभी पार्लिमानी बोर्ड डिसाइड करेगा, शामिल होने का मतलब ये नहीं है कि नवाज लीग का टिकट उनको मिल गया। जी देखिए, यकीनन हर सियासी आदमी अपनी कोई ना कोई बातचीत जरूर करता है अपनी कोई, लेकिन टिकट तो पार्लिमानी बोर्ड ही देगा, और पार्लिमानी बोर्ड को हेड मियां नवाज शरीफ करेंगे, और वो उस वक्त होगा जब हल्का बंदी फाइनल होगी। अच्छा तलाल चौधरी साहब, ये फरमाइएगा कि आपका अपना ताल्लुक भी क्योंकि फैसलाबाद से है, फैसलाबाद में आबिद शेर अली साहब हैं, राना सनाउल्लाह साहब हैं, आप हैं, तो ऐसे में इन सब
लोगों की मौजूदगी में क्या राजा रियाज साहब की जगह उस तरह से बन सकेगी, या राजा रियाज की मुस्लिम लीग नून में शमूलियत से मुस्लिम लीग नून को कोई फायदा होगा? देखिए, जो ये नेशनल बड़ी पार्टीज हैं, ये इनमें बड़ी जगह होती है और बहुत सारे लोग एडजस्ट हो सकते हैं और बहुत हमारे लोग आते और जाते रहते हैं, एडजस्टमेंट्स बनती रहती हैं। राजा रियाज साहब का भी एक पास्ट है, उन्होंने भी यहाँ से फैसलाबाद शहर से वो मुंतखब होते रहे हैं, लेकिन ये कोई वो राना सनाउल्लाह की जगह तो नहीं लेंगे आके। यकीनन वो पार्टी में नए आए हैं, राना सनाउल्लाह या आबद शेर अली, ये सब लोग पुराने, और तो जो पार्टी में अब आ रहा है वो यकीनन पार्टी के जो लीडरशिप है या पार्टी के जो सीनियर्स हैं उनके पीछे लग के चलेगा। लेकिन जो साहब, वैसे इन्हें आप लोगों ने दावत दी है, उन्होंने खुद ख्वाहिश का इजहार किया नून लीग में शामिल होने के लिए? देखिए, इस वक्त तो देखिए पंजाब में हकीकत ये है कि पंजाब में दो ही पार्टियां हैं। 9 मई से पहले तक पीटीआई भी इस दौड़ में शामिल थी और 9 मई के बाद नून लीग बेहतरीन चॉइस है। ये नहीं कि मेरा ताल्लुक नून लीग से, मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं हकायक आपको बयान कर रहा हूँ। और 9 मई से पहले पीटीआई और नून लीग दो चॉइसेस थी। सो हर एक की ख्वाहिश है पंजाब में खुसूसन कि वो जो टॉप जिसकी है वो इस वक्त तो नून है, तो यकीनन मेरा ख्याल है कि हर सियासतदान या हर बंदा समझता है कि यानी उनकी चॉइस ठीक है। लेकिन चौधरी साहब, ये पीपल्स पार्टी के साथ आप लोगों की क्यों नाराजगी हो गई है इतनी? आजकल शिद्दत से बयानबाजी है, अभी तो आप लोग अलहदा हुए थे इत्तेहाद से और अभी आप लोगों ने इतनी गोलाबारी शुरू कर दी, ये क्या वजह है? देखिए, ये बिलावल साहब और पीपल्स पार्टी जो है वो इलेक्शन के हवाले से जरा मैदान को गर्म कर रहे हैं, लेकिन हम नॉन इश्यूज पे कोई बयानबाजी नहीं करेंगे। हम इस नॉन इशू समझते हैं जिस बातें वो कर रहे हैं। इशू इस वक्त पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में महंगाई, पाकिस्तान की इकोनॉमी, गरीब की रोटी, ये इशू है। इस इशू पे हम समझते हैं कि पार्टियों को डिबेट करनी चाहिए कि कौन मसाइल हल कर सकता है और किसके पास प्लान है। और दूसरी बात जिस पे बहस होनी चाहिए वो परफॉर्मेंस पे। पीटीआई भी हुकूमत में रही, पीपल्स पार्टी भी हुकूमत में रही और पाकिस्तान की सबसे लंबी हुकूमतों में पीपल्स पार्टी रही है और उसके बाद नून लीग भी रही है। आए अपने अपने काम बताएं, आए पेशावर, लाहौर और कराची का मुकाबला करें कि कौन किसने काम किया, इन सूबों में किसने काम किया, वफाक में किसने। सो परफॉर्मेंस का मुकाबला होना चाहिए, इल्जामात का, गाली का और इन चीजों का नहीं। और दूसरी बात होनी चाहिए इश्यूज पे। इस वक्त इशू जो है वो है पाकिस्तान की इकोनॉमी, महंगाई और गरीब की रोटी। अच्छा तलाल चौधरी साहब, ये इशू तो जो जब पीटीआई की हुकूमत ख़त्म हुई थी, जब तहरीक अदम इत्तेमाद आई थी और उसके बाद पीडीएम की हुकूमत बनी थी, तो उस वक्त भी यही इश्यूज़ थे और यही इश्यूज़ गिनवा के पीडीएम की क़यादत ये कहती थी कि हम इसलिए आए हैं कि हमने गरीब की रोटी का मसला हल करना है, पेट्रोल महंगा है, बिजली महंगी है। लेकिन 16 माह में बजाय इसके कि ये कोई एक इशू भी हल किया जाता, इनमें मज़ीद इजाफे से इजाफा होता चला गया। तो अगर 16 माह का आप इन 16 महीनों का मुआवजा करें, जिस तरह से आप खुद फरमा रहे हैं कि इस पे डिबेट होनी चाहिए, तो क्या आप समझते हैं कि इन 16 माह की कारकर्दगी में भी लोग मुस्लिम लीग नून को उस तरह से वोट देंगे जिस तरह से आप समझ रहे हैं? देखिए, वोट लोग देंगे कि उनके पास चॉइस क्या है, और इस वक्त जो चॉइस है वो नून लीग बेहतरीन चॉइस है, परफॉर्मेंस के हवाले से भी और हमारी पेनिट्रेशन के हवाले से भी। पंजाब सबसे बड़ी बैटल फील्ड है। पंजाब का चॉइस किसकी है? अवाम की चॉइस? मैं अवाम की चॉइस की, अच्छा, मैं अवाम की चॉइस की बात। देखिए, गुजारिश है ना जी, मेरा नुक्ता नजर देखे सुन लें कि देखिए पंजाब सबसे बड़ी बैटल फील्ड है। पंजाब में एक बड़ी पार्टी, स्ट्रॉन्ग पार्टी नून लीग है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो या जो नई एक पार्टी मैदान में आई है वो तो अभी वो मेरा ख्याल है, मैं नहीं समझता कि कोई मुकाबले में है। और उसके बाद रही बात कि भी परफॉर्म कौन कर सकता है, लोग समझते हैं। और अगर हम लोगों को समझाने में कामयाब हुए तो लोग वोट देंगे। अगर लोग नहीं वोट देंगे तो बिल्कुल लोगों के मैंडेट के साथ चलेंगे। ठीक है जी। तलाल चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, आपको कहना जी चौधरी साहब, कर लें जी। सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो इस किस्म के हालात है, अगर तहरीक इंसाफ को इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेने दिया गया या कोई ऐसी बात हुई, तो क्या आप समझते हैं कि उस इलेक्शन की लेजिटिमेसी जो है वो पब्लिक एट लार्ज में एक्सेप्ट कर ली जाएगी?
देखिए चौधरी साहब, गुजारिश ये है कि अब जो पिछले इलेक्शंस हैं 2018 के, उस पे जो जिस तरह उनको पाल पोस के या जिस तरह उनको प्यार मोहब्बत से लाडला, लेकिन चौधरी साहब उसमें आप लोगों ने कैंपेन भी की, जलसे भी किए, वो तो सारा था सर, आपकी आजादी थी, आपके लोगों को भी नहीं इस तरह से उठाया गया। तहरीक इंसाफ के साथ ट्रीटमेंट तो और है। नहीं, मेरी गुजारिश सुन लीजिए, मेरी गुजारिश, हमने बड़े देखिए पार्टियों पे मुश्किल अदवार आते रहते हैं, और सबसे पहली बात तो ये है कि मुझे ये बताएं क्या 62-63 आप पर, मेरे पे और इमरान खान पे एक जैसी नहीं लगनी चाहिए? यानी मेरे पे और लगे, आप पे और लगे, और खान साहब के लिए पेंडेंसी है 8-8 साल से, 15-15 साल से। और दूसरी बात मुझे ये बताएं, अगर 9 मई में कोर कमांडर हाउस जलाने वालों से मैं तो इतना ताकतवर नहीं हूं, या हमारी पार्टी के वो अपने पोलिंग स्टेशन बचा लेते, तो कम से कम ये तो फर्क कर लें। और इसकी सजा जजा के बगैर तो आप इलेक्शन फेयर एंड फ्री नहीं हो सकता। यानी ये कि भी इनको फिर उसी तरह ही मौका दे दिया जाए कि कोई बात नहीं, देखा जाएगा। लेकिन साहब जो तो वहाँ पे शामिल थे वो तो अदालतों में, अब उसकी जो वो लोगों को सजा तो नहीं मिल सकती जो वहाँ पे मौके पे मौजूद नहीं थे या जिनका कोई इनसे लेना देना नहीं था। तो इस बात पे तो आई थिंक आप सपोर्ट करेंगे कि जो लोग मौजूद थे उनको तो कानून के मुताबिक कड़ी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन उसका ये मतलब तो नहीं है कि पूरी जो तहरीक इंसाफ जो है उसका कारकुनान जो है वो उसके जिम्मेदारान है। देखिए गुजारिश ये है कि बिल्कुल जो लोग कसूरवार हैं उनको सजा होनी चाहिए, फेयर एंड फ्री इलेक्शन के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, और लेवल तो हमें कोई एतराज नहीं है। हम मुशर्रफ के दौर का भी इलेक्शन लड़ा है ना जी, हमारी 16 सीटें रह गई थी, हम उसके बाद 2/3 भी लेते रहे, और हमारी एक तारीख है पूरे पाकिस्तान में और खुसूसन पंजाब में। हम इंशाअल्लाह ताला वो 9 मई से पहले भी तैयार थे और अब भी तैयार है। ठीक है जी चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया आज, और हम उम्मीद करते हैं आप प्रोग्राम में शामिल होते रहे। आपका शुक्रिया जी। और ज़रा गुफ्तगू को लेके चलते हैं चौधरी साहब की तरफ भी। चौधरी साहब, आपने तलाल चौधरी साहब की जो गुफ्तगू सुनी वो तो एक तरफ, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है, जिस तरह से कल भी कीमत बढ़ी है, लोग आज भी पीडीएम को कोस रहे हैं इसके ऊपर, कुछ लोग पीटीआई को भी जिम्मेदार ठहराते हैं, लेकिन एक गमो गुस्सा है हुक्मरान तबके के लिए। ऐसे में ये सोचना कि यहाँ पर नवाज शरीफ साहब आएंगे, फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल होगा, लोग वोट भी देंगे, यही चॉइस हैं, ये बेहतरीन चॉइस हैं, ये समझते हैं आप कि ये इनका हकीकत पसंदाना तज्जिया है? देखिए ज़ाहिर है कोई भी जो रहनुमा है, खासकर तलाल चौधरी साहब सियासत को समझते भी हैं, वो ज़ाहिर टीवी पे तो आके ये नहीं कहेंगे ना कि मामलात क्या हैं और पार्टी को कमज़ोर तो कभी भी वो साबित नहीं होने देंगे। ये उनका तो केस हमेशा यही होगा कि उन्हीं की पार्टी जो सबसे मजबूत है और उन्हीं की पार्टी चॉइस है और प्रोग्राम भी उनके पास है। असल हकीकत तो इस वक्त समीना आपको भी पता है कि जो अवाम है वो पीडीएम और उसकी इत्तेहादी जमातों से सख्त नाला है। जिस तरह से ये महंगाई बढ़ी है, आज भी जिस तरह से पेट्रोल बढ़ा है, और ये पेट्रोल अनफॉर्चुनेटली आने वाले दिनों में मजीद इसलिए बढ़ेगा कि इंटरनेशनल मार्केट में ब्रेंट ऑयल की जो प्राइस है आज भी इंक्रीज की गई है। इसके मुकाबले में आप देखिए कि अशराफिया जो है, जो सरकारी तबकात हैं, उन्होंने कौन सी अयाशियां तर्क की हैं? क्या किसी की गाड़ियां कम हुई हैं? क्या किसी के प्रोटोकॉल्स कम हुए हैं? क्या किसी के खर्चे कम हुए हैं? तो ये एक जो अंदिया देना होता है, या जो एक कम से कम एक इस मुसीबत में शेयरिंग का एक तासुर देना होता है या मैसेज देना होता है, वो तो नजर नहीं आ रहा। नजर ये आ रहा है कि गरीब तबके जो है वो पिसता जा रहा है, और लोअर मिडिल क्लास और जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो तेजी से गुर्बत की तरफ माइल जो हैं वो होते जा रहे हैं, और हुकूमत जो है वो अमीर होती जा रही है, और जो लोग हुकूमत में शामिल हैं वो अपनी जो अयाशियां हैं उनके ऊपर भी कोई कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है, और जो है अपनी वो वैसे के अल्ले तल्ले वैसे के वैसे चल रहे हैं। तो ये मामलात जो है, इस वजह से नवाज शरीफ साहब जब आएंगे तो उनको ये मियाँ साहब को ये हालात फेस करने पड़ेंगे, और ये हालात में उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा नवाज लीग के लिए कैंपेन करना। और जो यूथ बल्ज है उसकी जो थॉट प्रोसेस है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। वो जो मरूसी सियासत है इसके वो भी सख्त खिलाफ हैं, और फिर एक जो उनके अंदर एक अनएम्प्लॉयमेंट का गुर्बत की वजह से, पढ़ाई लिखाई के बावजूद जो है रोजगार के मौके न मिलने से उनके अंदर गुस्सा है। और आने वाले दिनों में अगर ये 30% भी इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो गए तो मैं आपको ये मेरा तज्जिया ये है, मेरी प्रोडिक्शन ये है कि शायद ये दोनों पार्टियों के नामो निशान भी मिट जाएंगे।
सही, चलिए जी एक ब्रेक लेते हैं, एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फर्दर डिस्कशन को आएंगे। काफ़ी कुछ है, पॉलिटिकल मूव्स हैं अभी जो डिस्कस करनी है। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाजरीन। तो पेट्रोल की बात तो हुई, लेकिन इसके अलावा भी सियासी महाज बड़ा गर्म है और इस गर्म महाज में बड़ी खबरें निकल रही हैं। इमरान साहब, अभी हम ये देख रहे थे, जो मैंने तलाल चौधरी साहब से बात की, ये एकदम इतनी शिद्दत की वजह क्या बनी? एक तो होता है ना कि चले भी आप इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट हुई है तो आपको थोड़ा बहुत, लेकिन काफ़ी तलखी आ गई है। जिस तरह शैला रज़ा साहिबा, आज़मा बुखारी साहिबा आपस में नज़र आ रही आमने सामने, इसी तरह से नदीम अफजल चंद साहब जो कि आमतौर पर इस मिजाज के आदमी भी नहीं है, उन्होंने भी बड़ी सख्त बातें की हैं आज। देखिए समीना, बात सीधी सी, हम शुरू से ये बात करते थे कि ये जितनी मर्ज़ी एक दूसरे के साथ शिरो शिकर हो जाए और जितनी मर्ज़ी प्यार की पींगे बढ़ा लें, असल में इन दोनों ने एक दूसरे के ख़िलाफ़ ही इलेक्शन लड़ना, और जो इनका हमेशा से एक मिजाज रहा है, इलेक्शन से पहले ये एक दूसरे पे इस तरह के इल्ज़ामात लगाते हैं, इस तरह की गुफ्तगू करते हैं कि उसके बाद बाकी कोई गुंजाइश नहीं रहती। लेकिन फिर भी आप ये ना समझें कि इलेक्शन के बाद भी ये एक दूसरे के ख़िलाफ़ इसी तरह रहेंगे। हो सकता है कि इलेक्शन के बाद फिर आपको नज़र आए कि ये इत्तेहादी हुकूमत ही बन गई है। उसकी वजह बुनियादी क्या है? बुनियादी वजह ये है कि बड़ी माज़रत के साथ हमारे लोगों का, हमारी सियासी जमातों का किसी का भी फोकस अवाम नहीं है, अवामी मसाइल नहीं है। उनका फोकस सिर्फ़ और सिर्फ इक़्तिदार हासिल करना है। वो सिर्फ पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून नहीं, पीटीआई को भी आप उसी में शामिल करें। तमाम सियासी जमातें जो हैं वो अपना असल मकसद जो है उसको भूल के तो सिर्फ इक़्तिदार के पीछे लगी हुई हैं। आज आपने जो बात की, बिल्कुल नदीम अफजल चंद साहब आमतौर पर इस तरह की गुफ्तगू नहीं करते। आज़मा बुखारी साहिबा या शैला रज़ा साहिबा तो आपको पता है माशाल्लाह से वो गुफ्तगू हर तरह की कर लेती हैं, उनका कोई। लेकिन आप देखें, हनीफ अब्बासी साहब ने भी आज एक गुफ्तगू की। उन्होंने भी कहा जी भुट्टो साहब के बारे में, हालांकि मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बारे में इस तरह की गुफ्तगू ने नहीं करनी चाहिए। वो एक पाकिस्तान के जो काबिल तरीन सियासी लोग हुए उनमें से एक थे, और उन्हें बतौर वज़ीर आज़म आप उनकी सियासत से इख्तलाफ जो मर्जी करें, लेकिन बहरहाल वो एक दलेर दबंग। तो ये सारा आपको नजर आ रहा है इलेक्शन का ही मोड है, उसी की वजह से ये सब हो रहा है। का मोड नहीं है, ये अवाम को बेवकूफ बनाने का मोड है। वो इसी वजह से ना कि इलेक्शन में था के मोड। लेकिन क्या अवाम इस दफा बेवकूफ बनेंगे? खबर घुमन साहब से जानते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त सीनियर तज्ज़ियाकार और एंकर पर्सन। घुमन साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सबसे पहले तो सर ये बात हो रही है, इसी हवाले से इसी को आगे बढ़ा लेते हैं। ये बड़ी लफ्जी गोलाबारी शुरू हो गई है पीपल्स पार्टी और PMLN की, जो कि इतनी अनएक्सपेक्टेड नहीं है। जब ये शेरो शिक्कर भी थे सब तब भी समझते थे कि ये बाद में इसी तरह की सूरत हाल होगी इलेक्शन के पास, लेकिन आप समझते हैं कि अवाम अब दोबारा इस लड़ाई को असली लड़ाई समझेंगे और इनका नैरेटिव तस्लीम करेंगे? देखें, हमारे मुल्क की जो सबसे बड़ी बदकिस्मती रही है ना, जो कम से कम मैंने अपनी सहाफत के दौरान देखा है पिछले 24-25 साल के दौरान, उससे पहले जाहिर है अपनी स्टूडेंट लाइफ के अंदर भी ये सारी चीजें देखी हैं, वो ये कि हम अपनी अवाम के सियासी शऊर के ऊपर एतबार नहीं करते। जो अवाम की कॉमन सेंस है उसको भी हम समझने से जो है वो इनकारी है। उसकी बुनियादी वजह यह है, देखें, जो कुछ अवाम करना चाहते हैं उनको करने का हक तो दे दें। सवाल यहाँ पे ये नहीं है कि अवाम बेवकूफ होंगे, अवाम बेवकूफ बनेंगे या अवाम बेवकूफ नहीं बनेंगे। सवाल यहाँ पे ये है कि जो अवाम का हक है, क्या आपको उनको हक देने के लिए तैयार हैं? आपका जो आइन है उसके पहले जो है पहले सफे पे जाएं, उसके 4-5वीं लाइन पढ़ें। उसके अंदर बहुत वाज़ेह अंदाज के अंदर ये बात लिखी गई है कि अल्लाह ताला के बाद जो हाकमियत का हक है वो अवाम की राय के ताबे है। अवाम जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को चुनना चाहते हैं उसको चुने, और वो जो है इस मुल्क के अंदर जो है जो भी उन्होंने मुश्किल या आसान फैसले करने हैं, हम तो अवाम को वो हक देने से ही जो है वो कासिर हैं। आपके मुल्क के अंदर क्या हो रहा है? आपके मुल्क के अंदर जो बुनियादी लड़ाई मैं देख रहा हूँ, कम से कम जो मैंने अपनी नजरों से देखी बहैसियत सहाफी या उससे पहले बहैसियत स्टूडेंट, वो यही है कि हमने आज तक अवाम को कुल्ली तौर पर जो उनका राइट है, राइट टू वोट एंड राइट टू इलेक्ट देयर टू रिप्रेजेंटेटिव्स, हमने वो राइट उनको दिया ही नहीं है। जिस दिन आप उनको राइट दे देंगे, अवाम अगर नवाज शरीफ साहब को चुनते हैं, बिलावल भुट्टो को, या उससे पहले बेनजीर भुट्टो साहिबा को, इमरान खान को, किसी को भी चुनते हैं, तो अवाम के पास ये हक रहने दें कि वो उनका एहतसाब करें।
मसला हमारा ये है कि हमने अवाम के ऊपर मुसल्लत कर देते हैं। ठीक, लेकिन ये जो बात है ना, मैं इंतहाई अदब के साथ यकूब साहब जो बात कर रहे हैं, देखिए अवाम कभी बेवकूफ नहीं बनते। कोई अगर कोई कहता है कि जी वो इक़्तिदार की जंग लड़ते, लड़ने दें सियासी जमातों को। पूरी दुनिया के अंदर जो जमहूरी पार्टीज हैं वो ये बात करते हैं, लेकिन अवाम के पास जाते हैं, अवाम को ये राय का हक देने दें, अवाम को चुनने दें, अवाम बता दें कि उनको कौन सही लगता है, कौन गलत लगता है। जमहूरी दुनिया के अंदर यही तरीकाकार है, इसके अलावा किसी के पास कोई मसला बता दें। हावर गुमन साहब, बिल्कुल पूरी दुनिया में जमहूरियत के अलावा जमहूरी तरीका यही है और दूसरा कोई तरीका नहीं है। लेकिन अभी आपने खुद आइन की जिस चौथी पांचवी लाइन का जिक्र किया कि अवाम के पास है, आप अपने दिल पे हाथ रख के कह दें कि आपने अपनी 24-25 साल सहाफत में किसी हुक्मरान को, वो चाहे सियासी हों या वो आमिर हों, किसी हुक्मरान को या आइन और कानून पे अमल दरामद कराने वाले इदारों को देखा है कि उसने वाकई ही अवाम को ये हक देने के बारे में सोचा भी हो? बिल्कुल, मैं बुनियादी तौर पर यही सर जी अर्ज कर रहा हूँ कि हमें इवेंचुअली हमें उस तरफ जाना पड़ेगा। ये जो आधा तीतर आधा बटेर वाली बात है, ये इससे कोई हल नहीं निकलेगा। अगर हमने पार्लिमानी जो निज़ाम हुकूमत है उसके ऊपर अमल करना है, तो देखें जमहूरियत की जो तत्हीर है, जमहूरियत अपने आप को जो पाक साफ करती है, अच्छे अंदाज से ऊपर लेके आती है, वो उसका तरीकाकार ये है कि आप बार बार यू नीड मोर जमहूरियत, आप ज्यादा जो डेमोक्रेसी की तरफ जाते हैं। अभी देखें जुमा 8 दिन हुए हैं ब्रेक्जिट के इशू के ऊपर, बरतानिया के अंदर 4 प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए, 3 वो इलेक्शन की तरफ गए कि जनाब आला अवाम से पूछे अवाम क्या चाहते हैं। तो खुदारा अवाम के पास हमारी सियासी जमातों को जाने दें, अवाम से ये जो है कि अवाम चाहते क्या है। देखिए अगर एक गांव के अंदर या एक तहसील के अंदर, जिले के अंदर, शहर के अंदर अवाम को अगर आप ये हक देंगे, उन्होंने अपने नुमाइंदों को चुनना है, उनका इंतखाब करना है, तो वो अवाम बड़े अच्छे अंदाज से कर लेंगे। लेकिन हमारे यहाँ बुनियादी तौर पर मसला यही होता है कि हम वो जो आपने बात ये सही कही कि वो नजर आ रहा होता है कि जी मैं अवाम के रास्ते तो ये मुझे हक नहीं मिल रहा, तो मैं फिर शॉर्टकट की तलाश में जाता हूँ। तो उसी ये फिर ऐसी रवायत बन जाती है कि जिसको भी शॉर्टकट मिलता है उस शॉर्टकट पे चल पड़ता है। गुमन साहब ये फरमाइए, आज आपने इस पे बल्कि वो किया भी हुआ था, मैं आपका राय भी इस पे जानूंगी। राजा रियाज साहब आज बाज़ाब्ता तौर पर, ये बाज़ाब्ता इन्वर्टेड कॉमर्स में है, नून लीग में शामिल हो गए, तो मकबूलियत की जिस मिराज पर वो इस वक्त हैं, उसका ज्यादा फायदा उन्हें खुद होगा या नून लीग को होगा, उनको फायदा होगा या उनको दूसरी तरफ फायदा होगा? देखिए समीना, ये आज पाकिस्तान की जमहूरियत के मुंह के ऊपर इतना बड़ा तमाचा हमने मारा है, जो कि लंदन के अंदर ये आपको तस्वीर जो वीडियो क्लिप आप देख रही हैं कि पिछले 16 महीने ये एक पार्लियामान थी, एक जमहूरी मुल्क के अंदर जो अपोजिशन के अंदर लोग होते हैं वो एक शैडो गवर्नमेंट होते हैं, वो चेक रखते हैं जो है हुकूमत के ऊपर। ये राजा रियाज साहब तो पहले दिन से कह रहे थे वो कायद हैं, मैंने उनकी टिकट लेनी है, लेकिन हमारे यहाँ वो मैंने देखा था कि सुबह से लेकर शाम तक जब ये सारा माहौल बना कि जनाबे आला जमहूरियत का नाम ले के लोग सरों पे पता नहीं हाथ रख के क्या क्या बैन वो किया करते थे कि जनाबे आला यही असल में जमहूरियत है, इसके अलावा कोई खावर साहब वैसे तो राजा रियाज जो है वो नून लीग का साया बन के रहे हैं पार्लियामेंट में, तो शैडो तो बनते रहे हैं वो उनके। मैं वही तो अवाम की तो आंखों में फिर धूल झोंकी जा रही थी ना, इसका मतलब है। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि ये जो पिछले 16 महीने इस पार्लियामान ने जितनी कानून साजी की है, वो तो इस एक्ट के बाद तो क्वेश्चनेबल हो गई, तो वो जो इस वक्त वो शक शुबे का वो शिकार हो गई है, उसके ऊपर सवालात उठाए जाएंगे। और ये जो जजमेंट भी आई है खासतौर पर नैब के कानून के मुताबिक, ये पाकिस्तान रिसेंट पॉलिटिकल हिस्ट्री को भी छोड़ें, पाकिस्तान की तमाम जो हमारी चेकर्ड डेमोक्रेसी है, लूली लंगड़ी हमने जमहूरियत जितनी भी देखी है, एक मेजॉरिटी पार्टी के बगैर हाउस के अंदर ये सारी कानून साजी हुई है, और इसको हम कह रहे हैं कि जनाब यार ये पार्लियामान की। लेकिन खावर साहब ये बात देखें, इस बात पे मैं आपको ये अर्ज करना चाह रहा हूँ, उस मेजॉरिटी पार्टी को किसने कहा था कि आप हाउस छोड़ के जाएं? ये तो उनका अपना फैसला था। देखिए ये जमहूरियत में जब हम एक बात करते हैं कि ये जो आपकी जो बातें हैं उसमें से कोई डिसएग्री करने वाली बात नहीं है, लेकिन ये बात कहना कि तहरीक इंसाफ को पार्लियामेंट ने उन्होंने खुद फैसला किया, और वो फैसला जो है मेरी नजर में नेशनल असेंबली से इस्तीफा देने का फैसला वो सही नहीं था, उसमें उन्होंने सिस्टम से बाहर निकले,
लेकिन अगर इस बात को मान भी लिया जाए चौधरी साहब तो जाते ना ज़िमनी इंतखाब होना चाहिए था, अगर उन्होंने इस्तीफे दिए थे ज़िमनी इंतखाब होता। एक नामुकम्मल पार्लियामेंट जो है वो मुकम्मल ये बात उसमें एक और बात ये बात नहीं है। हाँ जी, आप सिस्टम के साथ जब रहेंगे तो फिर या तो सिस्टम से आप आउट हो तो फिर और बात है, लेकिन आपने सिस्टम के अंदर रह के जब नेशनल असेंबली से इस्तीफा दिया तो ये चीज जो आईनी और कानूनी जो मामलात हैं जो बिगड़े जिस पे ऊपर शिकायत की जा रही है उसका एक मौका जो है वो तो दिया गया, लेकिन जो इस असेंबलियों में इस्तीफा देने के हक में है वो ये दलील इस्तेमाल करते हैं कि जीबी और कश्मीर में भी तो हम अक्सरियत में थे तो हमारे लोग वहां पे टूट गए, लिहाजा उनका ये कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट के जरिए नहीं अवाम के जरिए एक तहरीक चलाना चाहती थी, लेकिन जो मेरे जैसे कानूनी लोग कहते हैं कि वहां पे रह के भी अच्छी फाइट की जा सकती। जी जी गुमन साहब, एक तो ये एक कानूनी पहलू है। फैसल चौधरी साहब आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि जी नंबर गेम है, किसके पास नंबर कम है, किसके पास नंबर कम है, लेकिन मैं तो एक अदना सा तालिब इल्म हूँ सियासत का, जो पार्लिमानी निज़ाम जमहूरियत है उसके पीछे रवायात हैं, ट्रेडिशन हैं, कुछ कन्वेंशन हैं और कुछ इखलाकियात का भी मेरे ख्याल में अमल दखल होता है कि किसी भी जमहूरी मुल्क के अंदर इस तरह के जब मसाइल पैदा हो जाते हैं लोग जो हैं और हुकूमतें हैं अवाम के पास जाती हैं। आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि जो साबिका हुकूमत गई, नई हुकूमत आई, उसके पीछे मैं अभी भी ये समझता हूँ, पहले दिन से मेरा यही मानना है कि बहुत ही अच्छा होता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का एहतसाब अवाम करते और बड़े अच्छे अंदाज से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ये सवाल पूछा जाना था कि बुजदार कैसे आया, फलाना कैसे आया, आपकी जो भी गवर्नेंस की सारी अच्छी बुरी, तो अवाम ये हक अपना इस्तेमाल करते तो पता चलता। बुनियादी तौर पर मसला तो वही है जो याकूब साहब बात करें, इक्तदार के चक्कर के अंदर फिर हम ये सारे के सारे खेल का हिस्सा बन जाते हैं। मैं बुनियादी तौर पर ये समझता हूँ कि वाहिद हाल यही है हमारी तमाम सियासी जमातों के लिए कि खुदारा इकट्ठे मिल बैठे हैं, अवाम का जो हक है अवाम को हक दे दें। जो अवाम समझती है, किसी भी बकर मजीद को वो समझते हैं कि ये एक राइट पर्सन है हमारे लिए, वो कोई भी हो सकता है। अमेरिका के अंदर लोगों ने ट्रंप को चुना तो ट्रंप को ये लोगों ने फिर वो उसने जो भी अच्छी बुरी हुकूमत की अवाम ने फिर एहतसाब किया, अच्छा बुरा 4 साल पूरे किए। मेरे ख्याल में अवाम का जो राय है हमें इसके ऊपर बात करनी चाहिए। बाकी एफ्स एंड बट्स हैं, वो ये कर लेता वो कर लेता। पंजाब और केपी के अंदर आप ही का जो आइन है फैसल चौधरी साहब, आपके जो कानून की किताबें हैं, आपसे हम पूछते थे, आप हमें बताया करते कि जनाब अल्लाह इसके अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं है जो है 90 दिन में इंतखाब जो पंजाब और केपी का। खान साहब सिर्फ एक जुमला, जो केपी और पंजाब असेंबलियों का असेंबली तोड़ने का उस वक्त की पीडीएम हुकूमत के पास कोई सियासी जवाब नहीं था, उनको आइन शिकनी करनी पड़ी। तो वो जो पीटीआई का वो स्ट्रोक था उसको आइन में रह के जवाब नहीं दिया गया, उसके आइन शिकनी हुई आर्टिकल 224 की। और जब भी कभी मौका आया तो शायद इस बार जो पॉलिटिकल पार्टीज और सियासी कुव्वतें इस्तेमाल हुई आइन को अब मान रहे हैं, तो पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं कि होने चाहिए थे, गलत था नहीं इसको डिले, अब ये चीज कह रहे हैं। लेकिन बहरहाल इसको मैं थोड़ा सा आगे भी लेके चलूंगी। एक चेंज और अब आ रहा है घुमन साहब, और वो आ रहा है, मुझे जरा इस पे एक बात कर लेने दें। गुजारिश ये है, घुमन साहब अभी जो बात कर रहे थे फैसल चौधरी साहब, बिल्कुल चौधरी साहब पहले आपकी बात पे वो कर दूं कि बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि उस वक्त आइन शिकनी की गई, लेकिन जब हिस्टोरियन हिस्ट्री लिखेगा तो ये भी ज़रूर डिस्कस होगा कि फिर आइन में तरमीम भी, आइन को रीराइट भी कैसे किया गया। यानी हर तरफ से बुलडोज किया गया, अपनी मर्जी की हुकूमत बनाने और तोड़ने के लिए कोशिशें की जाती रहीं। लेकिन हावर घुमन साहब की जो बात है, मैं इस पर ज़रूर ये करना चाहूँगा। घुमन साहब देखें, आप जिस इखलाकियात की या जमहूरियत की असूलों की और उसकी पासदारी की बात करते हैं, मैं तो खुद आपकी तरह एक अदना सा जो हूँ फॉलोअर ऑफ पॉलिटिक्स हूँ। मैं तो अपने आप को तालिबे इल्म भी नहीं कहता, लेकिन मैं ज़्यादा माजी की बात नहीं करते। पिछले 10 साल की अगर हम बात करें, 2 असम्बलियों की बात करें, तो मुझे कोई एक ऐसा इवेंट बता दें जिसमें इन 2 असम्बलियों में आपको इखलाकियात की कहीं से कोई एक राय भी नज़र आई हो। यानी जो हमारे नुमाइंदे वहाँ बैठे हैं, जब वो खुद इखलाकियात की कानून की धज्जियाँ उड़ाएंगे
तो फिर आप दूसरे लोगों से क्या तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन कुछ बेसिक रूल्स ऑफ गेम भी होते हैं, वो कम से कम नहीं छेड़ने चाहिए। लेकिन मैं थोड़ा सा इस डिस्कशन को आगे लेके जाऊंगी। घुमन साहब, एक बड़ी तब्दीली अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी आ गई है और चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब अब जो है आगे मामलात को लेकर चलेंगे। काफ़ी सीरियस सिचुएशन में वो यहाँ पर आए हैं, इस मनसब पर बैठे हैं, क्योंकि काफ़ी चैलेंजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने। तो आपको क्या लग रहा है, क्या तब्दीली आएगी अब सुप्रीम कोर्ट में? किस तरह से मामलात चलेंगे? जो तकसीम का तासुर है ये ख़त्म हो पाएगा या नहीं, क्या होगा? देखिए जी, बज़ाहिर तो जो आज जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब का आखिरी दिन था, वो जाहिर है वो आज रिटायर हो जाएंगे। रात 12 बजे को टाइम उनका खत्म हो जाएगा, कल सुबह ओथ टेकिंग हो जाएगी। आपकी बात बिल्कुल सही है, जो एक तासुर था और था भी इसमें, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है कि हकीकत है भी उसके अंदर। अब इस तासुर को खत्म करने के लिए नए चीफ जस्टिस साहब क्या इकदाम उठाते हैं? 3-4 जो बड़े केसेस है इस वक्त देखें, मुल्क के अंदर इंतखाबात के हवाले से क्या 90 दिन का जो एक मामला है, आइन कानून बहुत वाज़ेह है, क्या उसके ऊपर अमल दरामद होगा? क्योंकि ऑलरेडी पिटिशन है वो उनके सामने है। बाकी जाहिर है मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से और एक पिटिशन ऑलरेडी चल रही है, उसके ऊपर भी फैसला आना है। इसी तरह जो बाकी मुख्तलिफ जो केसेस हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने, सो वो बात यही चल रही है कि वो एक फुल कोर्ट जो बना करेगा और उसके बाद जो है उसके ऊपर फैसले होंगे। देखें, बुनियादी तौर पर जो इस आईन पाकिस्तान के तहत सुप्रीम कोर्ट का जो किरदार है कि आइन के अंदर कोई भी भाम है, कोई वजह है, उसकी इंटरप्रिटेशन जाहिर है सुप्रीम कोर्ट के पास उसका इख्तियार है। तो हम तो इसको एक मस्बत अंदाज से देख रहे हैं और काजी फायज ईसा साहब जाहिर है, लेकिन प्रेशर तो उनके ऊपर होगा, क्योंकि जो इस वक्त मुल्क में सेंसिटिविटी है, पोलराइजेशन है और जिस सेंसिटिव नौयत के मुकदमात हैं उसके तहत तो जाहिर है किसी भी के भी खिलाफ फैसला आए या हक में आए एक मसला बन जाता है हमारे मुल्क। एक मैं आपको छोटी सी बात करते हुए देखें, वो एक जो बात की जाती है ना, कोई एक बयान एट्रीब्यूट किया जाता है विंस्टन चर्चिल को, तो पूछा गया कि जी वो जंग है, हालात बड़े मंदे हैं, तो पूछा कि अदालतें काम कर रही हैं, उन्होंने कहा जी अदालतें तो काम बड़े ठीक अंदाज से कर रही हैं। तो वो कहते हैं कि लेट द हेवंस फॉल, अदालतों को आइन और कानून के ऊपर अमल करना है, वो फैसले दें और आइन को कानून के सामने रखते हुए जस्टिस उमर जो खासतौर पर जस्टिस काजी फायज ईसा साहब हैं, आपको याद होगा 2016 के अंदर एक जो क्वेटा कमीशन रिपोर्ट आई थी, उसके ऊपर उस वक्त के जो वज़ीर दाखिला थे चौधरी निसार अली साहब काफी ज्यादा गुस्से में भी आ गए थे। तो मेरे ख्याल में आइन और कानून को सामने रखते हुए पिछले दिनों जब वो आपको पता नेशनल असेंबली के अंदर गए थे, एक उन्होंने वहाँ पे तकरीर भी की थी, तो आइन की किताब उन्होंने हाथ में पकड़ी थी। तो हमें उम्मीद है और हम तवक्को भी रखते हैं कि मुल्क के अंदर आइन और कानून के मुताबिक सारे मामला चलने चाहिए। इसी में जमहूरियत की, इसी में पाकिस्तान की, इसी में हम सब की भलाई है कि पाकिस्तान को आइन और कानून के मुताबिक आगे चलाया जाए। बहुत शुक्रिया आपका खावर गुमन साहब, थैंक यू सो मच, आपने वक्त दिया आज प्रोग्राम के लिए। लेकिन साहब ये सवाल मैं थोड़ा आपकी तरफ लेके जाऊंगी, आपको लगता है कि काफ़ी सरप्राइजेज मिलने वाले हैं बहुत सारे लोगों को काजी फायज ईसा साहब की तरफ से, क्योंकि जो उनकी शख्सियत है, जिस तरह से कुछ माजी में भी उनके बड़े दबंग फैसले रहे हैं, उसके बाद बहुत सारे जो लोग हैं उनको भी कोई किसी को भी सरप्राइज दे सकते हैं। वो देखिए, काजी फायज ईसा साहब जो हैं वो उनकी शख्सियत तो ज़ाहिर खुल के सामने आएगी। पहले तो उन चीफ जस्टिस नहीं थे, जब चीफ जस्टिस के ऑफिस में आ जाए तो फिर एडमिनिस्ट्रेटिव जो है जिम्मेदारियां भी आ जाती हैं, एक इदारे को चलाने में भी मामला आ जाता है। अब देखना ये है कि क्या काजी फायज ईसा साहब जजेस के दरमियान जो हैं नफरतें हैं या आपस में दूरियां हैं, क्या उनके ऊपर काबू पाएंगे? क्या वो अपने दूसरे साथी जजों के साथ लेके चल सकेंगे कि नहीं? क्योंकि बंदयाल साहब तो जजेस के दरमियान ये तफावत जो है ख़त्म कराने में बिल्कुल नाकाम साबित हुए। तो काजी फायज ईसा साहब जो हैं वो बिल्कुल अपना तगड़े जो हैं वो जज हैं और अपना जो मामला करते हैं वो बड़ी दबंग अंदाज से करते हैं। तो मेरे ख्याल में जिस तरह से एक चेंज नजर आएगा, ठीक बात नहीं, चेंज नजर तो देखिए, अगर चेंज नजर नहीं आएगा तो फिर काजी साहब के ऊपर तो अब परसों ही जो है ये आ जाएगा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल लगाया गया है, फुल कोर्ट बनाया गया है, लेकिन मुल्क में इलेक्शन के मामला को फिक्स नहीं किया गया अभी तक। तो ये मामला अब आने वाले जो हफ्तों में सामने नजर आ जाएंगे कि प्रायोरिटीज क्या है काजी साहब की और वो कैसे आगे चलेंगे। ठीक है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है जी, उसके ऊपर भी मुझे आप लोगों के कमेंट्स लेने हैं। इंडिया में अगले साल इलेक्शन है और इलेक्शन से पहले अक्सर ही हम देखते हैं कि कोई ना कोई स्टंट खेला जाता है।
मोदी सरकार ने अब फिर से करा है कि स्टंट खेलने का एक पूरा प्लान किया था और जो उनके भारतीय मीडिया ने उसको पूरी तरह एग्जीक्यूट भी किया है। फिर से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की सदाएं हैं और तासुर ये दिया जा रहा है कि जनाब जैसे कोई भारतीय फ़ौज ने एक बड़ा कोई ज़बरदस्त फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया है और उसके बुनियाद के ऊपर उसकी एक खाम ख्याल सी कामयाबी के ऊपर जो है वो उसको बनाया जाएगा अपनी इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा भी। तो क्या इमरान साहब आपको लगता है कि ये इस तरह के ड्रामे इस सदी में भी जो है वो कामयाब होते हैं? देखिए समीना, बात सीधी सी है कि इंडिया के पास कुछ और नहीं है। वो हिंदुत्व का जो है ना प्रचार, और जिस तरह से फाशिस्ट मोदी जो है वो अपने मुल्क को तबाही की तरफ लेके जा रहा है, पूरी दुनिया में देखें अब तो ये चीज़ें बड़ी ओपनली डिस्कस हो रही हैं कि क्या वहाँ पे हो रहा है और किस तरह से वहाँ पे ख़ास तौर पे अक़लियतों के साथ क्या सलूक हो रहा है और इंसानियत सोज क्या वाक़यात हो गए। तो मोदी की हुकूमत जो बुनियादी तौर पे बुखलाहट का शिकार है और अपनी नाकामी को सिर्फ छिपाने के लिए वो मुख्तलिफ तरह के ड्रामे रचाते रहते हैं। उनकी कामयाबियां तो काफ़ी हैं मईशत के मैदान में। देखिए, गुजारिश ये है कि वो ठीक है, आपकी बात वो एक तरफ है, लेकिन असल चीज़ ये है कि उन बिना पे अब वहाँ पे भी इंसानी हकूक़ की तंजीमें तो हैं, पूरी दुनिया की नज़र तो है, ह्यूमन राइट्स वाले तो हैं। तो जब ये चीज़ें सामने आती हैं तो पूरी दुनिया में उनका ये वाला जो चेहरा है वो सामने आता है। और ये देखें कि अभी 2002 के में अगर आप देखें कि जो गुजरात के वाक़यात थे, 2019 में जो पुलवामा हमला था, उसका क्या नतीजे आए, ख़ुद उनकी एजेंसियों ने उस पर क्या तहकीकात की और क्या रिपोर्ट सामने आई। हालिया जो बारामूला सेक्टर हो या ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, ये भी असल में इसी सिलसिले की एक कड़ी है। मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि इंडिया जो है उसकी एक ही चीज़ है कि वो इलेक्शन टूल के तौर पे ख़ास तौर पे जम्मू कश्मीर में वो ये करना चाहते हैं कि मोदी जो है वो, आपने देखे उसने किस तरह से कश्मीर में पहले इंसानी हकूक़ को पामाल किया, फिर वहाँ पे गैर कश्मीरियों को ला के आबाद किया, फिर वो सारी चीज़ें की और अब वो सिर्फ अपनी लोगों की तवज्जो बेरोज़गारी से हटाने के लिए, अपनी गुर्बत से हटाने के लिए और अवामी इशू से हटाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे भी वो ये चूरन बेचते हैं और उनको इस पे उनका पूरा मीडिया जो है वो उनके साथ होता है। अब आज भी देखें, अगर ZTV की आप मिसाल ले लें तो 2019 में एक रिकॉर्ड हुई मोदी की तकरीर, तो आज उन्होंने उसको लाइव करके चला दिया। अब देखिए, अब दुनिया को आप इस तरह से बेवकूफ़ नहीं बना सकते। अच्छा, लेकिन इस पर आपको ये खदशा तो नहीं हो रहा कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे मामलात कशीदा तो नहीं हो जाएंगे? क्योंकि हमें तो इस चीज़ को भी नज़र में रखना है कि सरहदी मामलात हैं, ये कोई इस तरफ तो नहीं चला जाएगा मामला के यहाँ ये रुक जाएगा यहाँ पे। देखिए समीना, मोदी के बारे में या भारत के बारे में कोई भी पॉजिटिव चीज़ इस हवाले से सोचना वो बेवकूफ़ी के अलावा कुछ नहीं। वो अपनी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। चलिए जी, बीसी के क्या होता है, अल्लाह करे कि खैरियत रहे यहाँ पर भी और वहाँ पर भी सूरत हाल बेहतर है। आज के प्रोग्राम को यहीं पर समेटते हैं नाज़रीन, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा।